बहुत यूनिक सिस्टम है सिर्फ इंडियन सोसाइटी के लिए, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो समाज है ना, ये जेंडर को बनाता है। कैसे? बीइंग अ मेल, भाई बहुत भार है आपके कंधों पे कि आपको ही कमाना है, आपको ही घर चलाना है। हमारी अभी भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जिसको पेट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं। वो समाज में काम कर रही है। क्यों? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम है। हेलो एवरीबॉडी, आई होप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया चल रहा है सबका सिस्टम। आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर कीर्ति बेरवाल, और आज हम इस चैप्टर में, इस लेक्चर में करने वाले हैं क्या? जेंडर, रिलीजन और कास्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में। ठीक है, जेंडर है क्या, मतलब क्यों हम इसको सोशल डिवीजन बोल रहे हैं, कास्ट का क्या रोल है पॉलिटिक्स में, रिलीजन, ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ सोशल साइंस जो है ना हमारी 10th क्लास की, वो ऐसी है कि आप हर चीज रिलेट करके पढ़ सकते हो। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बैठ के कहानी की तरह पढ़ना है, समस्याओं को समझना है, लीडर की तरह उसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो वी आर आवर ओन बॉसेस, राइट? तो आपके लिए ये कोई करिकुलम नहीं है, कुछ नहीं है। अपने समाज के आसपास के बारे में चीजों को पढ़ना समझना इतना मुश्किल तो नहीं है यार। ठीक है, तो इसी जोश के साथ, इसी जज्बे के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। पहले हम देखेंगे कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, रूपरेखा इस चैप्टर की एक बार देख लेते हैं। कुछ नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, इंट्रो दिया है कवि ने यहाँ पे। कवि इज अ जोक, यू गाइज नो इट, राइट? तो फिर जेंडर और पॉलिटिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, भारतीय नारी सब पे भारी। ठीक है, जनरल नारी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या समस्याएं हैं महिलाओं की, विमेन की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम क्यों है, जेंडर बायस क्या है सोसाइटी में, ये सब। फिर रिलीजन, कम्युनल पॉलिटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि रिलीजन का क्या रोल है, और पॉलिटिक्स में जब रिलीजन आ जाता है तो क्या हमारे पास समस्याएं गंभीर सामने आती हैं। इन सब के बारे में पढ़ के, और फिर कास्ट, जो कि एक बहुत यूनिक सिस्टम है सिर्फ इंडियन सोसाइटी के लिए, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बट कास्ट ना यूनिक है, ये प्राउड लेने वाली बात नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लेवल्स पे, बहुत सदियों से कास्ट के बेसिस पे बहुत लोगों के साथ अत्याचार होता आया है। तो उन सब चीजों के बारे में हम थोड़ा जानेंगे, थोड़ा जागरूक इंसान बनेंगे। इसी के साथ साथ जागरूक इंसान बनते बनते अच्छे नंबर भी ले आएंगे। तो करते हैं स्टार्ट गुरु lectures introduction। इन दिस चैप्टर क्या पढ़ेंगे हम? 3 काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दैट इज बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, दैट कैन टेक द फॉर्म ऑफ सोशल डिविजन्स एंड इनइक्वालिटीज। देखो, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं वेदर यू आर अ फीमेल और अ मेल। ये सेक्स डिटरमाइंड होता है व्हेन यू आर बोर्न, बट जेंडर जो है ये सोशल डिवीजन है, ये सोसाइटी क्रिएट करती है। फिर रिलीजन, हर कोई एक धर्म में पैदा हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सोसाइटी जब अपने बायस लेके आती है कि एक चीज को सुपीरियर, किसी को इंफीरियर दिखाना, लड़ना झगड़ना, ये सब करना, गुटबाजी, तब ये एक सोशल डिवीजन का फॉर्म लेता है और ये इनइक्वालिटीज पैदा करता है सोसाइटी में। फिर कास्ट, जो कि हमारा अपना काफी इनोवेटिव सोल्यूशन निकाला था किसी टाइम पे लोगों ने डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। ठीक है, इनोवेटिव क्या मतलब? वही नए तरीके ढूंढते हैं लोग परेशान करने के लिए समाज में। बट हमें क्या करना है? हमें बनना है अवेयर सिटीजन। हमें इन तरीकों को खत्म करना है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही इस चीज को, डिवीजन को खत्म कर दो, दैट इज हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस, बट इसकी वजह से हमें एक दूसरे को बुरा ट्रीट नहीं करना है। मॉरल लेसन ना थोड़ा सा ये है यहाँ पे ना, पहले तुम लोग समझ लो इस बात को। फिर यू लुक एट द नेचर ऑफ द डिवीजन इन इंडिया, कैसे ये एक्सप्रेस होता है पॉलिटिक्स में, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, ये जो सेग्रीगेशन है, ब्राह्मण, क्षत्रियस, वैश्यस, शूद्र, इनके बेसिस पे कैसे डिस्क्रिमिनेट होता है, कैसे जॉब रोल्स एसोसिएटेड होते हैं कि अगर आप एक पर्टिकुलर कास्ट में हो तो आप ये वाली जॉब्स कर सकते हो, और उस कास्ट में हो तो वो वाली जॉब्स कर सकते हो। तो कैसे और जॉब्स एक बैकवर्ड कास्ट को दे दी गई है वो टैग, ये सब सोशल स्टिग्मास के बारे में हम पढ़ेंगे।
ठीक है, इनको समझेंगे और आगे हम क्या कोशिश करेंगे भारत का यूथ होने के नाते कि हम ये सारी इनइक्वालिटीज, ये सारी चीजें हम अपनी लाइफ टाइम में फॉलो ना करें, किसी को परेशान ना करें। ठीक है, जियो और जीने दो। और आप तो जेनजी हो, आप तो बिलीव भी करते हो योलो में, you only live once, so if you only live once then live peacefully and let others live peacefully। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जेंडर का टॉपिक। जैसे हमने अभी बात की कि आपका सेक्स डिटरमाइंड होता है व्हेन यू आर बोर्न, कि आप मेल हो फीमेल हो, किस कैटेगरी में आप लाई करते हो। बट जो जेंडर है वो एक सोशल कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो ये जो समाज है ना, ये जेंडर को बनाता है। कैसे? देखो, भगवान ने तो बोल के नहीं भेजा है कि ये लड़की है तो इससे बर्तन मंजवाना, इससे सफाई कराना, ये लड़का है तो ये बाहर जाएगा नौकरी करने, पैसे कमाने। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये सोशल डिवीजन है जो समाज ने क्रिएट किया है। ठीक है, भगवान ने क्रिएट नहीं किया। बायोलॉजिकली यू आर बोर्न एज अ मेल और अ फीमेल, बट ये जो जेंडर है दिस इज क्रिएटेड बाय सोसाइटी, क्योंकि इसके साथ कुछ रोल्स एसोसिएट हो जाते हैं। जैसे गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव कि उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, चूल्हा चौका करना, वॉशिंग क्लोथ्स, टेलरिंग, क्लीनिंग, सिलाई कढ़ाई बुनाई, खाना बनाना, ये सब बच्चे संभालना। बट दैट इज रॉन्ग, ये भगवान ने बना के नहीं भेजी है। ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी खाना नहीं बना सकता या फिर एक औरत काम पे नहीं जा सकती। तो जो ये हमारे बायस हैं, आपको लग रहा होगा मैम इतनी ऑब्वियस बात क्यों बता रहे हो, पर ये जो इतनी ऑब्वियस बातें हैं, ये छोटे छोटे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो हैं, इनकी वजह से बच्चों हमारे समाज में इस कदर मतलब वो हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन कि लड़की को कपड़े एक तरह के पहनने की आजादी नहीं, बाहर जाने की आजादी नहीं, ठीक है, काम करने की आजादी नहीं। जो एजुकेशन में भी सेम फैमिली में रह के उसका भाई ले रहा हो, उसके दोस्त आगे जा रहे हो हायर एजुकेशन के लिए, वो नहीं ले पाती हैं लड़कियां। ठीक है, ये सारी चीजें इसका भुगतान मतलब एक जेंडर को पर्टिकुलर भुगतना पड़ता है। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोसाइटल चेंज पहले लेके आए, बिहेवियरल चेंज लेके आए। जब बिहेवियरल चेंज आएगा उसी से आगे जाके क्या होगा, जब बिहेवियरल चेंज होगा तो सारी चीजें चेंज होंगी। उनका जो वर्क रिप्रेजेंटेशन है, जैसे बॉयज आर ब्रॉट अप टू बिलीव कि उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अर्न मनी। अब आप ये बोलोगे मैम ने तो सिर्फ लड़कियों की बात कर दी। नहीं, मैं अपने दोस्तों को भी बोलती हूँ, कॉलीग्स को भी। मतलब आप सोचो, बीइंग अ मेल, भाई बहुत भार है आपके कंधों पे कि आपको ही कमाना है, आपको ही घर चलाना है। मे बी एट माई एज अ मेल काउंटरपार्ट हैज मोर प्रेशर कि आपको ज्यादा पैसा कमाना है, आपको पूरा घर चलाना है। और फीमेल इवन इफ दे अर्न, उनका ये माइंडसेट होता है कि माई सैलरी इज, माई इनकम इज चेरी ऑन द टॉप, कि बाकी आप मेन काम आप करो। ठीक है, औरतें भी समझती हैं। आजकल क्या हो गया, आज ना अब बड़ा फनी हो गया, ये रील्स में बहुत देखती हूँ और ये वीडियोस आती हैं वेयर फीमेल टॉक अबाउट कि आई एम हैप्पी बीइंग अ हाउस मेकर, आई वुड वांट द पर्सन लाइक द मैन ऑफ द हाउस टू गो अर्न मनी। क्यों बोलती है, पेट्रियार्की तो भाई चल ही रही है, हम पे इतना प्रताड़ित तो हमें किया ही गया है, तो हम तो अब सच में चाहेंगे, हमें नहीं चाहिए फेमिनिज्म। ऑल्दो ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात मैं बोलूं, बट मैं रियलिटी बता रही हूँ। So now what young girls are starting thinking, they've started thinking, they say कि चलो भाई ठीक है, हमें काम तो ये एसोसिएट कर दिए, जाओ आप कमा के लाओ। तो एक मेल पे भी इतना प्रेशर है टू अर्न, क्योंकि इवन इफ लाइफ गेट्स टफ, a female still has the privilege to sit at home, right? But male does not. ठीक है, तो ये होता है। तो इस सोशल डिवीजन का रिजल्ट क्या आता है हमारे पास? रिजल्ट ऑफ कोर्स ये होगा, विमेन दे कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, आधी जनसंख्या तो औरतों की ही है, बट स्टिल देयर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स इज मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटीज। आप ये ग्राफ भी देख सकते हो, मेजर वर्क स्फीयर में क्या मेन काम करते हैं और विमेन का अभी भी बहुत छोटा शेयर है। क्योंकि वही जब आपका सोसाइटी में बिहेवियरल चेंज नहीं होगा, सोसाइटल एटीट्यूड नहीं बदलेगा समाज का, तो यही चीजें कंटिन्यूड रहेंगी। मेल पे भी प्रेशर होगा एक सर्टेन टाइप का और फीमेल के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता जाएगा। तो हम क्या ढूंढेंगे? मध्य मार्ग।
बुद्धा की अप्रोच कि भाई दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करो, दोनों अगर काम पे जा रहे हैं तो आप चॉपिंग में, कुकिंग में हेल्प करो एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एक लड़की को कमजोर नजरों से ना देखो कि ये तो कमजोर ही है। जब औरतें आर्मी में हैं, फौजी हैं, विमान उड़ा सकती हैं, चूल्हा चौका कर सकती हैं, बच्चे संभाल सकती हैं, तो अ वुमन इज वेरी पावरफुल। आई वॉज वॉचिंग दिस इंटरव्यू इंदिरा नूई का द अदर डे, जो पेप्सिको की सीईओ है। वो बोल रही थी कि एक औरत को 3 जॉब्स करनी पड़ती हैं। उसको मेन जो प्रोफेशनल लाइफ में अपनी करियर बिल्डिंग स्टेज है, यूथ है, वो यो यंग है औरत, तो यंग औरत को अपना करियर भी संभालना है, बट वो पीक रिप्रोडक्टिव एज भी होती है, तो यू हैव टू हैव किड्स ऑल्सो, फिर उनकी भी देखभाल, फिर एट द सेम टाइम व्हेन किड्स आर ग्रोइंग उनका देखना, साथ में आपका पैरेलल में करियर ग्रो हो रहा है, फिर यहाँ से आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं एंड योर हस्बैंड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द पिक्चर, ही इज ऑल्सो डिपेंडेंट। तो क्योंकि वही अपब्रिंगिंग की नहीं गई है मेल की ऐसी, दे कैन ऑल्सो डू द चोर्स, घर की काम काज कर ले, थोड़ा सा बच्चों को संभाल ले, बिकॉज वही इमोशनल क्वेश्चन भी कम डेवलप किया है मेल का हमने सोसाइटी में। तो ऑफेंड नहीं होने का, इसको एक्चुअल रियलिटी, अपन की रियलिटी है ये, तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या हमें इसके लिए सॉल्यूशंस निकालने हैं। जो आप लोग हो, यंग हमारा यूथ है जो इंडिया का, ग्रोइंग अप स्टेज पे हो, आप ऐसा माइंडसेट डेवलप करो कि कल को व्हेन यू वॉक इन द प्रैक्टिकल स्फीयर ऑफ लाइफ, अभी तो क्या है, माँ बाप है, मम्मी दे देती है, घर में भी मम्मी से कपड़े दे दो, सुबह लेट हो रहे हो पापा को बोलो पापा कपड़े निकाल के दो। ऑल ऑफ दीज थिंग्स, छोटी छोटी चेंजेस हमें लेके आने हैं जिससे बिग बिग चेंजेस आए समाज में, चाहे वो पॉलिटिक्स की बात हो, फिर विमेन पब्लिक स्फेयर में आने की बात हो, तो ये सारी चीजें क्या हो, इंटर रिलेटेड होता है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स शुड हैपन, क्योंकि इससे पॉलिटिक्स में भी, अब देखो पॉलिटिक्स में विमेन का अगर रिप्रेजेंटेशन कम है, वो किस लिए है, समाज का एटीट्यूड ऐसा है, माना ही नहीं जाता कि वो भी पॉलिटिशियंस बन सकती हैं। अब जब एक फीमेल को अपनी प्रॉब्लम्स पता होंगी, फीमेल महिला समाज की दिक्कतें पता होंगी, राइट, तो जब पॉलिसी मेकिंग होती है, वही लोग लीडर्स जिनको हम चुन के वो इलेक्शंस लड़ते हैं और वो पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, वही लोग तो वो पॉलिसीज बना रहे हैं, लॉज बना रहे हैं। तो जब एक औरत ही नहीं होगी वहां पे एक अच्छे प्रपोर्शन में, वो पॉलिसीज लॉज भी जो आएंगे वो मेजरली क्या होंगे, वो मेल सेंट्रिक लॉज होंगे, ठीक है, ये प्रॉब्लम होगी। लेजिस्लेशन जो होगा हमारी कंट्री का वो भी बैलेंस्ड नहीं होगा, फिर लॉज बैलेंस नहीं होंगे तो कैसे विमेन सेफ फील कर सकती है, उनकी डेवलपमेंट अच्छे से हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि विमेन की एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स, क्योंकि अभी भी इतनी कोशिश करने के बाद भी आज का प्रेजेंट सिनेरियो बच्चों ये है कि हमारे पास 10% महिलाएं भी नहीं है अभी लोकसभा में। इवन नाउ जब इतनी कोशिशें कर चुके हैं, इतनी बातचीत हो चुकी है इन मुद्दों पे, तो क्या करना है, हमें बिहेवियरल चेंज लेके आना है। समझ आया जेंडर का टॉपिक, ठीक है। फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई जब रियलाइज हुआ औरतों को कि हमें अपने हक के लिए बात करनी है, बातचीत उठनी चाहिए समाज में, आवाज। विमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑर्गेनाइज, ठीक है, ग्रुप्स बनाए इन्होंने, फिर एजिटेट किया फॉर इक्वल राइट्स, ठीक है, धरने बोले, रैलियां निकालना, और क्या करना, मतलब थोड़ा सा अग्रेसिव फॉर्म में भी अपने राइट्स की डिमांड करना। क्योंकि जब फीमेल को एजुकेशन मिलने लगी तो उनको समझ आने लगा कि भाई इक्वालिटी कहाँ पे है, ठीक है। और फेमिनिज्म का कभी भी मतलब ये नहीं होता, बहुत लोग सोचते हैं कि मेन बैशिंग की मतलब आदमी बुरा, आदमी ने ये कर दिया, नहीं, बस सबको इक्वालिटी पे रखो। ये नहीं कि फीमेल ज्यादा प्रेफरेंस ले ले इस नाम पे, या फिर मेल को वो करने लगे कि बहिष्कार पुरुष समाज का, नहीं, इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए ये लड़ाई है कि एक नजर जो समाज की है वो सुधरे। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का भी सबसे बड़ा लॉजिकल रीजन यही है। एक्सटेंशन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन की बात करी जाती है, लीगल स्टेटस एंड इंप्रूविंग एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, कि इन चीज पे काम करो, लीगल स्टेटस सुधरे, एजुकेशनल और करियर अपॉर्चुनिटीज में हमें मौका मिले उतना ही जितना बाकी हाफ सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन को मिलता है, which happens to be male.
more radical women aimed at equality in personal family life as well. अब बात सिर्फ एजुकेशन, करियर, जॉब्स की नहीं थी। एक टाइम ऐसा आ गया जब महिलाओं को रियलाइज हुआ, वही जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि सोसाइटल चेंज, ये एटीट्यूड बदलने की जरूरत है कि छोटे बच्चे की किताब में ये नहीं होना चाहिए कि सीता खाना बनाती है, राम खेलने जाता है। नो, ये इस चीज के लिए भी फिर फाइट स्टार्ट हुई कि पर्सनल फैमिली लाइफ में भी इक्वालिटी हो। तो ये विमेन की जो मूवमेंट थी स्टार्ट हुई, फिर इन्होंने राइट्स की बात की, एजुकेशन की बात की, तमाम मुद्दों की बात की, और फिर एंड पे रिजल्ट यही निकल के आया जो अभी चल भी रही है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है सोसाइटी का कि नहीं, हमें पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में भी उतनी ही तवज्जो मिलनी चाहिए, वहां पे सुधार होना चाहिए। तो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आई हमारे पास जो महिलाएं अपने हक के लिए लड़ने लगी। परसेप्शन क्या होता है आइडियल वुमन का जनरली समाज के हिसाब से? सीरियल मेकर्स हैं, वो एक सर्टेन तरीके से, सर्टेन रोल्स होते हैं विमेन के जिसमें वो दर्शाते हैं। डेली सोप सीरियल्स जो होते हैं, कहानी घर घर की, सास बहू लड़ रही हैं या फिर वो बर्तन मांज रही है, खाना बना रही है, तो वो परसेप्शन बदलने की जरूरत है, यहाँ पे चेंज लाना है। मतलब यहाँ पे महिला दिखाई जाती है कैसी। फेमिनिस्ट क्या होते हैं? अ वुमन और अ मैन, दोनों हो सकते हैं। इट्स नॉट लाइक फेमिनिस्ट सिर्फ औरतें ही होंगी। अ वुमन और अ मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मेन एंड विमेन बोथ। फेमिनिज्म ये नहीं है कि औरतों के लिए सिर्फ, दोनों, एक मेल भी फेमिनिस्ट हो सकता है, ठीक है, वो भी ये बोल सकता है कि नहीं भाई, दोनों के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए। और विमेन भी फेमिनिस्ट होती हैं कि अपॉर्चुनिटीज हो सेम, विमेन के लिए राइट्स हो, मेन के लिए भी सेम राइट्स और अपॉर्चुनिटीज हो। तो परसेप्शन हमारी बदलने की जरूरत है यहाँ पे औरतों की। सोसाइटी में क्या है, आइडियल ब्राइड की एक परसेप्शन है कि ऐसी दुल्हन होनी चाहिए। फिर दहेज प्रथा की बात हो, डाउरी, ये भी किसके ऊपर? फीमेल एंड हर, जो फीमेल होती है एंड हर फैमिली, उन पे बर्डन है, ठीक है। एक सर्टेन तरीके की शादी करनी है, बेटी को विदा करना है। एक तो बंदा अपना बेटी दे रहे हैं वो, फिर पैसे भी दो। ये कैसी बात हुई भाई? प्रैक्टिकल टर्म्स में भी देखो, एक तो हमारी बेटी जा रही है, आपका तो बेटा अपने घर में रहेगा, फिर आप पैसे भी मांग रहे हो कि दहेज भी दो। तो ये तो क्राइम, इसीलिए क्राइम डिक्लेयर किया गया। आइडियल हाउसवाइफ की एक पिक्चर इमेजिन्ड है, वो सब कर लेगी। अगर सोचो आपकी मम्मी खाना ना बनाए, कपड़े ना धो, बर्तन ना धोए, घर की सफाई ना करे, जो एक होम मेकर, टिपिकल, मैं मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, तो इतनी सारी जॉब्स वो अकेली कर रही हैं, ठीक है। तो बस ये प्रोस्पेक्टिव है इन लॉज के लिए कि हमारी एक आइडियल बहू ऐसी होनी चाहिए। ये सारी डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करती हैं चीजें। देखो, हमारे यहाँ परसेप्शंस को बदलने की जरूरत है। एज अ ब्राइड आप क्या हो, हाउसवाइफ कैसी हो, बेटी कैसी हो, बहू कैसी हो, ये सब चीजें जब सुधरेंगी तभी समाज सुधरेगा। फिर आगे चैप्टर हमारा बढ़ता है, उसमें क्या ऑब्जर्वेशन है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जो यूरोप की ये कंट्रीज हैं, नदरन साइड पे यूरोप में, इनमें क्या है, इनमें पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई। वही डेवलप्ड कंट्रीज, विमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, सोसाइटल एटीट्यूड बढ़िया है, तो विमेन पब्लिक लाइफ में भी ज्यादा दिखती है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, हैप्पीनेस है, सोसाइटी बैलेंस्ड है बहुत, तो विमेन का पब्लिक लाइफ में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा इन देशों में नजर आता है, ठीक है। पॉलिटिक्स में औरतें यहाँ पे बहुत दिखती हैं, उनके लॉज बहुत इक्वल हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी बैलेंस्ड एंड अ हैप्पी सोसाइटी जब हम ये बात करते हैं जहाँ पे ये बैलेंस्ड मेंटेन्ड है। आगे बात करते हैं हम, हमारी अभी भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जिसको पेट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं, मतलब पितृसत्ता समाज। कैसे हम बोलते हैं? अभी भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस विमेन फेस कर रही है, इतने राइट्स लड़ने के बाद, इतने साल हो गए आजादी से, पर हम सोच से कब आजाद होंगे गुरु? ये सोचना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन है बहुत तरीके से। अभी भी लिटरेसी रेट देखो, विमेन का 54%, मेन का 74%। क्यों है ये गैप? किस लिए एग्जिस्ट करता है ये गैप? पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि अपने रिसोर्सेज
बॉय एजुकेशन पे लगाए, लड़का तो हमारे ही घर में रहेगा, हमें ही कमा के खिलाएगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा है, तो वो क्या करते हैं, लड़की की एजुकेशन पे उतना स्पेंड नहीं करते। देयर आर वेरी फ्यू लकी पीपल और गर्ल्स ऑन दिस प्लैनेट, I include myself as one of them. They get the opportunity to study outside of their cities, ठीक है, अपने शहरों से बाहर जाके पढ़ना, कॉलेजेस अच्छे करना, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना अपने सिबलिंग्स के जो आपके और बाकी भाई बहन को मिल रही है, वो सब। प्रपोर्शन ऑफ विमेन अमंग हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब अभी भी कम है। क्यों? देखो क्या कंसिडर किया जाता है, एक चीज आप समझना, व्हेन अ वुमन इज हायर्ड, आप देखते हो चलो शी इज यंग, शी इज केपेबल, आप हायरिंग करते हो, बट देन द वुमन हैज टू गेट मैरिड, वो एक फेज आता है चेंज का आपकी लाइफ में, फिर दैट वुमन वुड ऑल्सो गेट प्रेग्नेंट, शी वुड ऑल्सो हैव बेबीज, सो ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड टेक द लीव्स, राइट। तो उतने टाइम में कंपनीज की क्या थिंकिंग होती है कि एक मेल उसी टाइम पे वो करियर और ग्रो कर रहा होगा, ही वुड बी वर्किंग, तो वो हमारे लिए एक रिसोर्स है, एक वुमेन एक लाइबिलिटी है। ये सारी चीजें अभी चल रही हैं, बट एज अ सोसाइटी हम लोगों को रियलाइज करने की जरूरत है, इफ अ वुमेन डज नॉट लाइक प्रॉब्ली अ वुमेन डज नॉट हैव बेबीज, तो आगे समाज कैसे बढ़ेगा? एक माँ अगर बच्चों की केयर नहीं करेगी तो उनकी अच्छी अपब्रिंगिंग कैसे होगी? तो महिलाओं को एज अ सोसाइटी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा ये एटीट्यूड सुधरे, जिससे ये डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करें। हाई पेड एंड वैल्यूड जॉब्स में मेल को प्रेफरेंस मिलती है अभी भी। फिर इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट आया जो प्रोवाइड करता है कि इक्वल वेजेस पे होनी चाहिए, अगर काम इक्वल है तो इक्वल वेजेस होंगी दोनों की, मेल फीमेल की। बट स्टिल सोसाइटी बीइंग सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पेट्रियार्कल एटीट्यूड, अभी भी फॉर द सेम वर्क इवन आफ्टर हैविंग दीज एक्ट्स, अभी भी रियलिटी ये है कि सेम पैसे नहीं दिए जाते। पेरेंट्स अभी भी चाहते हैं कि लड़का हो, बुढ़ापे का सहारा होगा, हमारा वंश आगे बढ़ाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। रिपोर्ट्स ऑफ हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, कितनी देखते हैं वीडियोस हम, कंप्लेन्स हैं, अभी भी औरतों को मारते हैं, शराब पी के लोग, इस तरह की चीजें अभी भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है। इमेजिन हम 21st सेंचुरी में हैं, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके फोन से आपकी बात सुन के वो आपको सजेशन देने लग जाता है गूगल पे, इंस्टाग्राम पे उन बातों का, और यहाँ पे हमारी महिलाएं अभी भी पिट रही हैं। मतलब ये रियलिटी है हमारे समाज की। देयर आर इतने सारे हम रेप केसेस सुनते हैं एवरीडे बेसिस पे, बच्ची, बूढ़ी औरतें, जवान औरतें, कभी किसी की ड्रेसिंग सेंस पे क्वेश्चन करते हैं हम, बट it is the attitude of the society that needs to be changed. harsher punishments होनी चाहिए so that they know कि अगर आप किसी सिटीजन को, दे आर ऑल्सो इक्वल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, आप उसको अनसेफ फील कराते हो, यू आर गोइंग टू बी पनिश्ड, और मे बी आपको लिटरली फांसी की सजा दे दी जाएगी। ऐसी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स होनी चाहिए सो दैट द वुमेन इन आवर कंट्री फील सेफ, इन आवर सोसाइटी फील सेफ, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, वायलेंस ना हो। कितने कायर होंगे वो मर्द, एक बार सोचो, जो सोचता है कि मैं औरत पे हाथ उठा के बहुत स्ट्रांग बन जाऊंगा, बहुत पावरफुल दिखूंगा। सो दिस एटीट्यूड नीड्स टू बी चेंज्ड। ये हमारी सोसाइटी को चेंज करना पड़ेगा एटीट्यूड। विमेन की फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में बात करते हैं हम कि कितना प्रोपोर्शन विमेन का आज भी राजनीति में है। In India, the proportion of women in legislature has been very low. अभी भी औरतें बहुत कम है, जैसा मैंने बताया। परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड women members, नंबर नहीं, member in लोकसभा has touched around 12% in 2014. वही मैंने बताया, अराउंड 10%, ठीक है। ये रियलिटी है। लेस नंबर ऑफ सीएम्स और पीएम्स हैं। आप एक लिस्ट उठा के देख लो, हर स्टेट की जो सीएम्स रही हैं उनमें से कितनी फीमेल हैं, कितने मेल हैं। हमारी कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं उनमें से कितने मेल हैं या कितने फीमेल है। प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, उनकी लिस्ट देख लो। ये क्यों गैप है? अगर वो भी सेम लेवल ऑफ आईक्यू है उनका, वो सोच सकती हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो समाज में काम कर रही हैं, क्यों पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम है?
और जब विमेन नहीं बैठेंगी वहां पे, डिस्कशंस नहीं होंगी, डिबेट्स नहीं होंगी, आपके पास वो पर्सपेक्टिव, नजरिया नहीं होगा, तो आप कैसे ऐसे कानून बना सकते हो जो दोनों के लिए इक्वालिटी इंश्योर करते हो, दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज इंश्योर करते हो, दोनों मेल फीमेल की इक्वल डेवलपमेंट होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें क्या चाहिए, औरतें भी चाहिए पॉलिटिक्स में। तो जो ये यंग गर्ल्स मेरा ये मैसेज सुन रही हैं, वो ये कोशिश करें कि ये अप्रोच बनाए कि इवन पॉलिटिक्स को भी एक करियर ऑप्शन की तरह देखें, कि अगर हम लोग राजनीति में घुसेंगे, हम इलेक्शंस लड़ेंगे, तो हमारी जो समस्या है उनका समाधान भी बैठ के हम पार्लियामेंट में खुद ढूंढेंगे। तो ये जज्बा होना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन सी ग्रेट पॉलिटिशियंस रही हैं देश की पॉलिटिक्स में। इवन गर्ल्स की भी कमी है। बॉयज लाइक टू रीड अबाउट इलेक्शंस, क्या जीत रहा है, कौन क्या चल रहा है, लड़कियों को मतलब ही नहीं होता, क्योंकि उनको ये साइड ही नहीं पता होती कि कितना मजा आ सकता है जब वो पावर का मजा चखते हो ना। आप देखते हो बैठ के पार्लियामेंट में डिबेट हो रही है और एक फीमेल आवाज उठा रही है, तो आप रिस्पेक्ट करते हो। इवन द मेल काउंटर पार्ट्स आर बाउंड टू रिस्पेक्ट यू। तो ये सब चीजें हमें लेके आने की जरूरत है, ताकि जो ये प्रोपोर्शन है, ये जो अभी 12% भी नहीं है, तो ये हम बढ़ा सकें। सोल्यूशन क्या है? लीगली बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रपोर्शन ऑफ विमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज। देखो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आए, लोकल बॉडीज की जिन्होंने बात की, ग्रास रूट लेवल पे हमारे पास क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन। उसमें हमने क्या इंश्योर किया, एक स्टेप है पॉजिटिव इसके टूवर्ड्स, हमने 1/3 ऑफ द सीट्स वी रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट। कि भाई अब हमारी सरपंच औरतें होंगी, हमारी छोरियां छोरों से कम थोड़ी हैं, वो वाली बात। तो उस पे हम खरा उतरेंगे। तो पंचायती राज बॉडीज में, इन इंस्टीट्यूशंस में वी मेड श्योर कि हमने ये लीगली बाइंडिंग बनाया कानून के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट किया इसको कि हमारी पास 1/3 जो जनसंख्या है वो औरतों की होनी चाहिए एज इलेक्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है, ये एक स्टेप है इसके टूवर्ड्स। फिर हम बात करते हैं दूसरे सोशल डिवीजन की, दैट इज रिलीजन। रिलीजन, कम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो रिलीजियस डिफरेंसेस क्या है, ये यूनिवर्सल है, जैसे जेंडर है वैसे ही रिलीजन वाला टॉपिक है। बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। ठीक है, डाइवर्सिटी है रिलीजियस बहुत, और सब जगह, हर दुनिया के हर कोने में हर रिलीजन से लोग रह रहे हैं। काफी रिलीजियस डाइवर्सिटी है, डिफरेंट रिलीजन्स हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का हिस्सा हैं। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड क्या करता है, सारे सिटीजन्स एक जैसे हैं। एक इंडिया का सिटीजन क्या पता अमेरिका में जाके रह रहा हो, काम कर रहा हो, या फिर एक ऑस्ट्रेलिया का बंदा इंडिया में आ रहा, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीकन कोई वो इंडिया में रहता हो। तो अगर हम रिलीजन के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेट करने लगे तो कैसे पॉसिबल होगा ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, कैसे जिएंगे हम इतने मॉडर्न समाज में। तो रिलीजियस डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। गांधी जी हमेशा बोलते थे रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। क्यों बोलते थे? खिलाफत का मुद्दा ले लो, प्रूफ। उन्हें क्या, जब उन्हें लगा कि जो मुस्लिम्स हैं हमारी कंट्री के, उन्हें ये रियलाइज हो रहा है जो ये हमारा आजादी का स्ट्रगल चल रहा है, या सत्याग्रह है, या फिर तमाम मूवमेंट्स चल रही है, वो क्यों नहीं पार्ट बनते थे इस लड़ाई का। बिकॉज उनको ये लगा कि ये मेजरली हिंदू के टुवर्ड्स इंक्लाइंड मूवमेंट्स हैं। तो बाय रिलीजन, not any particular religion like Hinduism or Islam, but moral values that inform all religions. अब जब ये moral values जो हमें guide करती हैं, जो हमारे religion में है, उसी की वजह से हमारा एक certain attitude भी develop होगा। तो हम जो ये moral values है, ये right होनी बहुत जरूरी है, इन पे चलना बहुत जरूरी है, so that वो एक अच्छे citizens भी बन पाए। He believed that politics must be guided by ethics that are drawn from religion. आज की पॉलिटिक्स क्या है, रिलीजन के नाम पे वोट मांग लिया, रिलीजन के नाम पे लड़ाई करा दी, रिलीजन के नाम पे एक दूसरे को हेट दे रहे हैं लोग। बट गांधी जी का क्या बोलना था, रिलीजन से आप एथिकल वैल्यू सीखो, मॉरल वैल्यू सीखो, जो अच्छी चीजें बताई गई है ये सीखो, इसको असल जिंदगी में उतारो और पॉलिटिक्स को अच्छे तरीके से चलाओ, देश को राजनीति में लेके आओ ये वैल्यूज।
Human rights groups in our country have argued that most of the victims of communal rights in our country are people from religious minorities. हमने श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा फर्स्ट चैप्टर में, जहां पे क्या हुआ, उन्होंने एक रिलीजन को प्रेफरेंस दी जो मेजोरिटी का था, माइनॉरिटी वाले बुरा मान के बैठ गए, उनको बहुत प्रताड़ित फील हुआ, उनकी सुनी नहीं जाती थी। अभी भी ह्यूमन एक्टिविस्ट जो हैं, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स वाले लोग, वो बोलते हैं कि जो कम्युनल राइट्स होते हैं ना, कम्युनल हमेशा याद रखना बच्चों, कम्युनल रिलीजन से एसोसिएटेड होगा। तो जो धर्म के नाम पे दंगे होते हैं, उसमें पिस्ता कौन है? जो रिलीजियस माइनॉरिटी होती है, क्योंकि मेजॉरिटी की चलती है, वो लोग उनको अपने तरीके से, मतलब बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है हमारी कंट्री में। एवरी नाउ एंड देन हम ये चीजें देखते हैं कि कैसे रिलीजन सामने आता है बहुत गंदे रूप में। विमेन मूवमेंट्स भी ये बोलती हैं कि जो फैमिली लॉज है ना, कोई भी रिलीजन हो, उसमें हमेशा विमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, चाहे वो सती प्रथा की बात हो, कि क्या लॉजिक है, मतलब आपके रिलीजन में आप ये बोल रहे हो, ये बात है कि अगर इफ अ वुमेन्स पार्टनर डाइज देन यू हैव टू बर्न द वुमन अलाइव। अगर किसी महिला का पति गुजर गया है तो आप उस डेड बॉडी की क्रिमेशन जब करते हो, उसका अंतिम संस्कार, उसके साथ उस जलती आग में आप महिला को भी जला दोगे, बिकॉज शी डज नॉट हैव एनी राइट टू लिव इन द सोसाइटी। ऐसी इतनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटेड भयावह चीजें औरतों के लिए बनाई गई, हर धर्म में है, ये एक धर्म की बात नहीं कर रही हूं यहाँ पे। तो विमेन एक्ट, ये विमेन्स मूवमेंट में भी ये पॉइंट उठ के आया कि कोई भी धर्म हो भाई, विमेन को तो आप यहाँ पे भी सता रहे हो। तो इस पे हमें काम करने की जरूरत है। कितने लोग, राजा राम मोहन राय हो या फिर ज्योतिबा फुले हो, बहुत लोग लड़े, गांधी जी ने विमेन के राइट्स की बात की, और हम क्या चेंज करते गए सोसाइटी को। तो रिलीजन में भी विमेन के अगेंस्ट बायस है, क्योंकि क्या होता है, जब रिलीजियस इंटरप्रिटेशन है, जो मौलवी हैं, पंडित हैं, मतलब गुरुद्वारे में हो या फिर क्रिश्चियनिटी में फादर हो, जब हम ये लोग, ये ड्यूटीज पर्टिकुलरली मेल को असाइन की गई हैं, तो वो डिक्टेट भी रिलीजन को समझाएंगे भी अपनी मिनिमल लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से। रिलीजन को भी तो आगे समाज को उसी नजरिए से, उसी लेंस से समझाएंगे, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग भी तो वैसे ही हुई है, वो भी तो सोसाइटी का पार्ट है। तो इसमें भी चेंज लाने की हमें जरूरत है रिलीजन में। कम्युनलिज्म अब क्या होता है? कम्युनलिज्म इज अ नेगेटिव टर्म, ये बात तो समझ लो। जहां भी कम्युनल वर्ड आएगा, दैट इज एसोसिएटेड विद रिलीजन। ओके, रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं धर्म से ऊपर कुछ नहीं है जब कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी आती है। दिस हैपेंस व्हेन बिलीफ्स ऑफ वन पर्टिकुलर रिलीजन इस तरह से प्रेजेंट करे जाए उस रिलीजन के बिलीफ कि हम तो जी सुपीरियर हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं, हमारे धर्म से ऊपर कोई नहीं। और व्हेन द डिमांड्स ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप आर फॉर्म्ड इन ऑपोजिशन टू अनदर, अब ये बोले कि हमें क्या करना है, हमारी डिमांड मानो, माइनॉरिटी जनरली ये बोलेगी इस कॉन्सेप्ट में, हमारा रिलीजन सुपीरियर है और माइनॉरिटी को दबाया जाए। रिलीजन सुपीरियर और माइनॉरिटी के साथ जनरली यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो माइनॉरिटी का धर्म होगा, उन लोगों की डिमांड, उन लोगों का कल्चर would be always disrespected. This is communalism basically। और जब स्टेट पावर इसमें इन्वॉल्व होती है, आप सरकार को इसमें इन्वॉल्व करने लग जाते हो ताकि एक रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन की डोमिनेशन हो बाकी सारे लोगों पर। इस तरीके से क्या होता है, कम्युनलिज्म की विचारधारा का जन्म होता है, विच इज वेरी नेगेटिव। क्योंकि अगर आप ये करोगे, माइनॉरिटी को दबाओगे, हर धर्म की इज्जत नहीं करोगे, इंडिया बीइंग अ सेक्युलर कंट्री वी आर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दिस पॉलिसी। आप स्टेट को इन्वॉल्व करना चाहोगे कि आप डोमिनेशन दिखाओ, तो उससे होगा क्या, रिलीजन को पॉलिटिक्स में लाके आप कम्युनल पॉलिटिक्स बना दोगे। धर्म के नाम पर दंगे होंगे, लोग मारे जाएंगे, लोगों में नफरत पैदा होगी, समाज में अशांति होगी। बट फिर क्या होगा, वोट बैंक की राजनीति होगी, पॉलिटिक्स में आप इसको यूज करोगे, अपना फायदा निकालोगे और लोग आपस में मरते कटते रह जाएंगे। तो ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इन इज एवरीडे बिलीव्स।
ठीक है, हर रोज के हमारे बिलीव्स में, हमारे एक्शंस में हमें ये कम्युनलिज्म का नजारा देखने को मिलता है। एक कम्युनल माइंड जो होगा वो हमेशा सोचेगा कि पॉलिटिकल डोमिनेंस, आप लोगों को ये कीवर्ड याद रखना है आंसर लिखते हुए भी, एक जो कम्युनल माइंड होगा वो चाहेगा कि पॉलिटिकली हम डोमिनेट करें हमारा रिलीजन ओवर अदर रिलीजियस कम्युनिटीज। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होती है, गुटबाजी करना रिलीजियन लाइंस पे इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। दिस इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सेक्रेड सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स, इमोशनली लोगों को मैनिपुलेट करना, उनका दिमाग माइंड वॉश करना और उनको इस लेवल पे लेके आना दैट दे स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर, दे स्टार्ट किलिंग पीपल, दे स्टार्ट हेटिंग पीपल। मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसेकर हैपेंस क्योंकि हम ये सब एटीट्यूड के साथ काम करते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम ये चेंज करें सो दैट कम्युनलिज्म जो है, कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म हो। जब कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म होगी तो सेक्युलर जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में आता है सेक्युलरिज्म, वो आगे प्रॉस्पर कर पाएगी कि हमारे लिए सब धर्म एक बराबर है। आप सोचो इतने ग्रेट पॉलिटिकल माइंड्स, हमारे वो फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, बनाया, रिसर्च की, वो क्या पागल थे? वो नहीं चाहते कि भाई एक रिलीजन डोमिनेट कर जाए। जब वो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट देके गए हैं तो हम क्यों अपने संविधान से ऊपर किसी भी चीज को आने दें? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सुपीरियोरिटी होनी चाहिए सबसे। हमारे लिए फक्र की बात है कि हम इतनी बड़ी, मतलब वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, हम क्यों नहीं उसको मेंटेन रखें? हम क्यों नहीं सबको भाई भाई मान के चले? जब हम वसुधैव कुटुंबकम की आइडियोलॉजी से आते हैं, मतलब वन वर्ल्ड वन फैमिली, तो हम क्यों अपने ही भाई बहनों का गला घोटते हैं, उनके साथ ये व्यवहार करते हैं? कम्युनल पॉलिटिक्स शुड नॉट बी देयर। सेक्युलर स्टेट की बात हमने की। हमारी पॉलिसी क्या है इंडिया की? हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये डिसाइड किया कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है और हमें इसे संजो के रखना है, हमारी भारत माता को। तो कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा इंडियन स्टेट का, अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका। जैसे बुद्धिज्म है एक नेशनल लेवल पे ऑफिशियल रिलीजन, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है, या फिर इस्लाम है पाकिस्तान में। तो ये सब चीजें वी एज इंडियंस वी वुड नॉट डू दिस। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है हमारा कि सब इंडिविजुअल्स, हर कम्युनिटी को फ्रीडम है कि अपना रिलीजन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं कि किसी और के मतलब कंधे पे बंदूक रख के चलाओ रिलीजन के नाम पे, और वो सब नहीं। आप पीसफुली अपने धर्म को फॉलो करो, अपना कल्चर आगे बढ़ाओ, उसको फैलाओ, उसकी अच्छी बातें बताओ लोगों को, ठीक है, और प्रोपगेट करो अपना रिलीजन एंड और नॉट टू फॉलो एनी, मतलब कोई भी रिलीजन नहीं फॉलो करना है तो वो भी फ्रीडम है हमारे पास इंडियन सोसाइटी में। इट्स नॉट लाइक यू हैव टू हैव अ रिलीजन, नो, यू कैन इजीली not have any religion because we as Indians, as an Indian state, we are a secular state. We believe in the philosophy of secularism, जियो और जीने दो, ठीक है। The Constitution prohibits discriminations on the grounds of religion. हमारे पास वेरियस फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोहिबिट करते हैं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन के बेसिस पे। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को अलाउ करता है कि आप आओ, आप मैटर्स ऑफ रिलीजन में इंटरफेयर कर सकते हो सो दैट इक्वालिटी इंश्योर हो, सिर्फ पॉजिटिव काम के लिए। ये नहीं कि मैं इस धर्म से एसोसिएटेड हूं, मैं इसका नेता हूं, नो। स्टेट सिर्फ इंटरवीन करेगा विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज, इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए, सब धर्म बराबर है। जैसे अनटचेबिलिटी को बैन किया हमने, धर्म के नाम पे लोग करते थे, कास्ट के नाम पे करते थे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली आर्टिकल्स हैं वेरियस जो प्रोहिबिट करते हैं ऑन एनी डिस्क्रिमिनेशन और प्रमोट करते हैं कि सब रिलीजन्स इक्वली एग्जिस्ट करें, कोई किसी से सुपीरियर या इंफीरियर नहीं। फिर हमारे पास आता है तीसरा कॉन्सेप्ट, सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट इंडियन सोसाइटी के लिए। ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है, नॉट ऑल्दो नॉट प्राउड वाइल सेइंग इट, बट कास्ट जो सोशल डिविजन है दैट इज वेरी यूनिक टू जस्ट इंडियन सोसाइटी।
दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द होल वर्ल्ड. जेंडर हमने एज अ सोशल डिविजन पढ़ा, दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड पैरेलली, जो इंडिया में चल रहा है. और रिलीजन की बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो यूनिवर्सली एप्लीकेबल. रिलीजियस लाइन्स पे सोशल डिविजन होना, इनइक्वालिटीज आगे होना सोसाइटी में. बट कास्ट इज द ओनली सिस्टम दैट इज यूनिक टू इंडिया. It is again a social division. That of caste and politics both has positive and negative aspects. देखो पहले क्या होता था, when we were fighting for our freedom, उस टाइम पे जब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, तो there were a lot of leaders who could see कि बहुत सारे कास्ट की बेसिस पे इनइक्वालिटीज हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं. चाहे वो B.R. अम्बेडकर हो या ज्योतिबा फुले हो, दीज वर द लीडर्स जो पुराने टाइम से, एंशियंट टाइम से जो डिस्क्रिमिनेशन चलता आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, दे स्टार्टेड हाईलाइटिंग इट. तो ऑफ कोर्स these were active leaders who were fighting for the freedom of our country. अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, ये पॉलिटिक्स का एक बहुत अहम पार्ट थे. तो वहां से कास्ट आई पॉलिटिक्स में, ठीक है. पर ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट था ये वाला. क्यों? वो क्या करना चाह रहे थे पॉलिटिक्स में, राजनीति में, इन मुद्दों को उठा के वो ये बोलना चाह रहे थे हम बहुत सालों से ये गलत करते आए हैं, अब हमें ये चीज नहीं करनी. एक पर्टिकुलर कास्ट का बंदा है तो उसको सफाई का काम उसका होगा, सीवेज क्लीनिंग का काम उसका होगा, टॉयलेट क्लीनिंग का काम उसका होगा, गार्बेज पिकिंग का, ऑड जॉब्स, शू मेकिंग एक पर्टिकुलर कास्ट का बंदा करेगा, प्लम्बिंग, कारपेंटर, इनके नाम लोकली दिए हुए हैं हमने अपनी सोसाइटी में कि ये सब नहीं चलेगा. आप सेम जगह से क्लीन एयर नहीं ले सकते हो, क्लीन वाटर के आप हकदार नहीं हो, ठीक है. ये सब चीजें होती थी, तो ये बैन की. उन्होंने बोला कि इनको बैन करो, ये गलत है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कि भाई वो भी तो इंसान है, वो भी इसी हड्डी के बने हुए हैं, सेम हड्डी के, सेम मांस है उनका, आंखें, लिवर, किडनी सेम है. क्या कर रहे हो आप लोग, ये सिस्टम बहुत गलत है. तो ऐसे लोगों ने आवाज उठानी स्टार्ट की, उन मुद्दों को उन्होंने पॉलिटिक्स में रखा सो दैट ये इतने सालों से जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है ये एंड हो जाए. तो कास्ट का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टार्ट हुआ, ये डिस्कशन स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिसेस बैन हुई, फिर उनके लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए B.R. अम्बेडकर जी ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की गांधी जी से और लीडर्स से. कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए भी उन्होंने खास ख्याल रखा कि इनके लिए रिजर्वेशन हो, क्योंकि इनको नौकरियों में नहीं आने दिया जाता, पढ़ाई के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है. तो दिस वाज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. जो कास्ट इनइक्वालिटीज होती हैं, कास्ट सिस्टम एक एक्सट्रीम फॉर्म है इसका. मतलब कैसे? कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट आउटकास्ट ग्रुप्स, जो क्या कर देते हैं, उनका बहिष्कार करते हैं सोसाइटी से. दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, ये माना जाता है, नॉट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. प्योरिटी और पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि अगर कोई ब्राह्मण है, कोई अपर कास्ट में बॉर्न है तो वो बहुत प्योर है, और जो बंदा लोअर कास्ट में पैदा हुआ है, नो मैटर इक्वल एजुकेशन हो, इक्वल IQ हो, इक्वल सब कुछ हो, बट स्टिल वो पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट कि भाई ये पवित्र नहीं है, पवित्रता और अपवित्रता. तो बहुत एक एक्सट्रीम फॉर्म है जो ये कास्ट सिस्टम है, एक्सक्लूजन प्रमोट करता है, आउटकास्ट ग्रुप्स बोलते हैं. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, इंडस्ट्रीज लगने लगी, लोग काम पे जाने लगे, लोगों को समझ आया कि भाई फैक्ट्री में तो मैं भी जा सकता हूँ, किसी भी कास्ट का हूँ. तो ये सब चीजें, रिजर्वेशन आई, उन लोगों को अपलिफ्ट किया, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन हुई, लोग गांव से जब शहरों में जाने लगे, सिटीज में, तो वहां पे एक तो प्रैक्टिकल रीजन में ना आदमी बड़ा हरामी होता है. ह्यूमन नेचर इज वेरी, मतलब वो क्या बोलूं मैं, सेल्फिश होता है मैन, जनरल नेचर जो होता है. उन्होंने देखा कि भाई अच्छा अच्छा काम मिल रहा है, चलो सब चलते हैं. ना वो गुटबाजी रही जातिवाद की, ठीक है, जाति के नाम पे कहीं भी किसी की भी फैक्ट्री में काम मिल रहा है, काम से मतलब होना चाहिए. तो प्रैक्टिकलिटी सोचने लगे लोग,
वो पैसे की तरफ रुझान बढ़ने लगा, तो ये जो बाउंड्रीज थी ये ब्लर होने लगी। अब महंगाई इतनी है, आपको प्लॉट खरीदना है, वहां घर बनाना है, तो आप ये नहीं देखोगे कि मेरे साइड में किसका घर है। जहां पे आपको जमीन आपके बजट के हिसाब से मिलेगी, लोग लेंगे, घर बनाएंगे। तो अर्बनाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लिटरेसी जब बढ़ी, लोगों ने पढ़ना लिखना जब शुरू किया भैया, तो उनको समझ आया कि क्या बकवास पेल रहे हैं हम इतने सालों से। तो एजुकेशन ने अवेयरनेस लेके आई। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, आपको पता है भाई पूरे इंडिया में आपकी जॉब है, कहीं भी ट्रांसफर हो सकते हो। आप कैसे मेक श्योर करोगे कि आपके ही कास्ट के लोग होंगे वहां पे। इसने सब चीजों ने क्या किया, कास्ट को वीक कर दिया। जो कास्ट की इनइक्वालिटी समाज में एग्जिस्ट कर रही थी, उस पोजीशन को वीक कर दिया। लैंडलॉर्ड्स की वो पोजीशन नहीं रही विलेजेस में। ओल्ड नोशंस ऑफ कास्ट हायरार्की टूटने लगी। जो ये हमने हायरार्की बनाई थी कास्ट की, कि इस फैमिली में पैदा हुआ है बच्चा, तो उसके दादाजी ये काम करते थे, फिर उसके पापा भी ये काम करेंगे, ग्रैंडफादर, फादर, फिर आगे सन। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो ये सिस्टम चला आ रहा था, इसको हमने खत्म कर दिया, कास्ट हायरार्की को। अर्बन एरियाज में ये मैटर नहीं करता कि कौन आपके साइड में चल रहा है उस स्ट्रीट पे, या कौन खा रहा है रेस्टोरेंट में सेम टेबल पे बैठ के। वी ऑल आर प्रैक्टिकल, वी वॉक ऑन द सेम स्ट्रीट्स, वी ब्रीथ द सेम एयर, वी ड्रिंक द सेम pollution, wow. we we breathe the same air, of course we breathe the same pollution, we drink the same water, right? तो किसी को कोई अब फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। तो इससे भी कास्ट का सिस्टम काफी वीक हुआ हमारी सोसाइटी में। कास्टिज्म क्या है? इट इज रूटेड इन द बिलीफ कि कास्ट एक सोल इकलौता बेसिस है सोशल कम्युनिटी का, कि भाई मैं तो यादव हूँ, गुज्जर हूँ, जाट हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, तू तो फलाना कास्ट से है, फला कास्ट से। नो, गांधी जी ने ये कॉन्सेप्ट दिया। क्या? जब डिस्क्रिमिनेशन करते थे लोगों के साथ, उनको ऑड नाम से बुलाया जाता था, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हरिजन। हरिजन का मतलब पता है क्या होता है? पीपल ऑफ गॉड, भगवान के बंदे। उन्होंने ये बोला कि दे आर इक्वल, और मे बी थोड़ा सुपीरियर कैटेगरी पे रखा, ताकि लोग समझें, देखें उस नजर से कि फादर ऑफ द नेशन अगर ये बात बोल रहे हैं तो किसी रीजन से बोल रहे होंगे। कास्टिज्म सच में वो बीमारी है, ये डेविलिज्म है, भूत है हमारी सोसाइटी के लिए। इसको खत्म कर देना चाहिए, जो ये इनइक्वालिटी लेके आता है। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट बिलोंग टू अ नेचुरल सोशल कम्युनिटी। लोग सोचते हैं कि हमारे फोरफादर सेम थे, सेम इंटरेस्ट है हमारे, जो हम किसी और कास्ट के साथ शेयर नहीं करेंगे। ये कास्टिज्म का ही एक फॉर्म है कि अभी भी इंटरकास्ट मैरिजेस इज सच अ सोशल टैबू हमारे समाज में, कि भाई पता नहीं कौन सा गुनाह हो जाएगा अगर किसी एक्स कास्ट की बेटी ने वाई कास्ट के लड़के से शादी कर ली, तो पता नहीं क्या गुनाह इतना हो जाता है कि अभी भी यूथ में भी इतना डर का माहौल रहता है, बस मतलब थरथरा जाते हैं लोग। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स शुड नॉट हैपन। ये वाला बैरियर भी हमें समाज से हटाना है। कास्ट बहुत तरीके की फॉर्म्स ले लेता है पॉलिटिक्स में। जब पार्टीज चूज करती हैं कैंडिडेट इलेक्शंस में, तो वो ध्यान रखती हैं कास्ट कॉम्पोजिशन को, उस इलेक्टोरेट का नॉमिनेटेड कैंडिडेट किस कास्ट से है, सो दैट वो जो भी नेसेसरी सपोर्ट है उस कम्युनिटी की, उस कास्ट की, वो इलेक्शंस जीतने के लिए ले सके। देखो, एक होता है कास्ट इन पॉलिटिक्स। जो हम क्या करते हैं जब कास्ट घुसती है पॉलिटिक्स में? वोट बैंक की राजनीति करना, लोगों को गुटबाजी करना। और एक होता है पॉलिटिक्स इन कास्ट, विच इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। मतलब वो रिजर्वेशन की बात, अपलिफ्टमेंट की बात जो पहले के लीडर्स करते थे, और जो ये है जो कंटेम्परेरी मॉडर्न इंडिया में एग्जिस्ट करता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिजर्वेशन दिलाई जॉब्स में, एजुकेशन में, ताकि लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी ले और वो मेन सोसाइटी का हिस्सा बन सके, उनको आउटकास्ट ना करो आप, ठीक है। उन्होंने तो ये कोशिशें की, पर आज लोग क्या करते हैं?
फॉरवर्ड कास्ट या बैकवर्ड कास्ट का कॉन्सेप्ट निकाल के कैटेगरी बना के उनको ये बोलता है कि भाई हम तो इस कास्ट के हैं, हमारे पूर्वजों के साथ ये हुआ था, हम तो एकजुट मिलके रहेंगे जी। वो क्या करते हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, रादर देन जो हमने कोशिशें की हैं कि वो मेन समाज का हिस्सा बन पाए, वो उनको और फिर से एक्सक्लूडेड फील करा देते हैं, उनको अलग कैटेगरी बना के दिखा के इमोशनल अपील से वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो मॉडर्न फॉर्म में कास्ट इस तरीके से एग्जिस्ट करती है और ये इलेक्शंस जीतने के लिए लोग करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस अपील करते हैं कास्ट सेंटिमेंट्स पे, ताकि भारी सपोर्ट, भारी तादाद में आपके पास वोट्स आए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तो खुले आम जानी जाती हैं कि वो कुछ कास्ट को फेवर करती हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स वो पर्टिकुलर कास्ट से चुनती हैं। Universal adult franchise and the principle of one person one vote brought new consciousness among the people of caste। अब जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट हमारे पास आया तो लोगों को समझ आया कुछ नहीं भाई, मैं 18 साल का होना चाहिए या 18 से ऊपर, मेरा एक वोट है, उसकी एक वैल्यू है, एक इंसान हूं मैं, एक वोट डालने को मिलेगा, मैं अपना नेता खुद चुन सकता हूं। तो ये कास्ट वास्ट की बातें ये सब बकवास है। लोगों में ये थोड़ा चेंज आने लगा तो लोग डेवलपमेंट के मुद्दों पे वोट करना चाहिए रादर देन कास्ट के बेसिस पे। हमें हमेशा ये नहीं देखना चाहिए ये कैंडिडेट मेरी कास्ट से है, क्यों भाई आपके घर में रोटी खाने को दे रहा है, वो कुछ नहीं करते हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो डेवलपमेंट के मुद्दों पे हमें फोकस करके वोट देना चाहिए, कंट्री के लीडर्स चूज करने चाहिए रादर देन कास्ट इन पॉलिटिक्स में घुसा दो और फिर अपनी जिंदगी हराम करवा लो। कोई पार्लियामेंट्री इन द कंट्री जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट नहीं है। किसी ने ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज जब फॉर्म की तो कोई कास्ट के बेसिस पे नहीं की है, ये लोगों ने बनाए हैं कॉन्सेप्ट्स। नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी, वोट बैंक ऑफ वन पार्टी। ऐसा नहीं होता है कि पूरी कास्ट के वोट्स एक पर्टिकुलर पार्टी को मिल गए हैं, ऐसी भी नहीं है ये पॉलिटिक्स। मेनी पॉलिटिकल पार्टीज मे पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक सीट पे उसी एक पर्टिकुलर कास्ट का बंदा खड़ा करना है हमें, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही अब ऐसा होता है। लोगों को धीरे धीरे ये समझ आने लगी है कि सब थोड़ी जीत सकते हैं उसी कास्ट से। दिस टेक्स सेवरल फॉर्म्स, each caste group tries to become bigger by incorporating within its neighboring castes or subcastes which were earlier excluded from it। होता क्या है, एक कास्ट ग्रुप है, ठीक है, वो पहले एक सर्टेन कास्ट ग्रुप, उसका ही जो सब कास्ट होगी उसमें भी सुपीरियरिटी और इंफीरियोरिटी है। अब लोग क्या करने लगे हैं, गुटबाजी करने के लिए बोलते हैं नहीं भाई हम तो हमेशा से एक जैसे थे और एक साथ ही हम रहेंगे। तो क्या करते हैं, वो पहले वो एक्सक्लूडेड फील कराते थे इस सब ग्रुप को, पर अब इसको भी साथ लेके चलने की बात करते हैं ताकि वोट बैंक बड़ा हो, पावर ज्यादा हो लोगों के पास। Various caste groups are required to enter into a coalition with other castes or communities and thus enter into a dialogue and negotiation। जैसे हमने बात की कि जो स्टेट्स थे उनकी इंपॉर्टेंस, उनको इक्वालिटी कब मिलने लगी, जब हमारे पास कोलिशन गवर्नमेंट्स आनी स्टार्ट हुई 1990s के बाद। तो सिमिलर चीज कास्ट की भी थी। अगर पार्टीज कास्ट के नाम पे बन रही हैं तो जब 2-3 पार्टीज को कोलिशन में आना पड़ेगा, वो 2-3 कास्ट के मुद्दे भी मिलेंगे, लोग भी बैठेंगे, नेगोशिएशंस भी होंगी, तो ये बाउंड्रीज ब्लर हो जाएंगी। ये जो हमने सोसाइटी में चेन्स बनाई हुई हैं ये टूटेंगी। ये सब चीजों से हमें छुटकारा मिलता है। न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इन द पॉलिटिकल अरीना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स। अब क्या करते हैं लोग, अब दोबारा से वही चीज स्टार्ट कर दी है कि हम तो फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स हैं, इसमें पर्टिकुलर 3 से 4 कास्ट आ जाएंगी मेन, या फिर बिजनेस कम्युनिटीज के नाम पे कुछ 3-4 कास्ट मिल जाएंगी कि हमारी तो कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है जी, हम तो सेम आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, और ये क्या करते हैं, लार्जर ग्रुप फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये फॉरवर्ड कास्ट कहलाती हैं।
फिर जिन कास्ट के साथ 2, 3, 4 कास्ट मिलके आ जाएंगी एक साथ, वो बैकवर्ड वाली कैटेगरी में खुद को रख के ये भी लार्जर ग्रुप्स फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। इससे मगर हो क्या रहा है, जो मैंने आप लोगों को बताया, एक्सक्लूजन मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, जिसके लिए हमने इतनी लड़ाई की, इतना काम किया लीडर्स ने, वही हम चीजें दोबारा दोहरा रहे हैं। ये नया फॉर्म ऑफ क्या है, पहले क्या था, पर्टिकुलर कास्ट, एक एक कास्ट अपने आप को स्ट्रांग मानती थी। अब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाले कॉन्सेप्ट में लोग आगे आने लग गए हैं कि ग्रुपिज्म कर लो 2-3 कास्ट का और बोलो, कोई बहुत प्राउडली बोलता है, ये मैंने बताया, जाट्स, यादव्स और गुज्जर्स, these types of, I'm not targeting any caste here, but they would form groups, example दे रही हूँ, because they have वो फिजिक सेम होता है, कल्चरली दे आर क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है, फिर वही थोड़ा सा मतलब ब्लड बॉइलिंग एटीट्यूड है। फिर कुछ कास्ट होंगी जो पैसे के बेसिस पे बिजनेस कम्युनिटी माइंडेड कास्ट होंगी, वो कैटेगराइज कर लेंगी अपने को एक कैटेगरी में, ठीक है। फिर बैकवर्ड क्लास को क्या कर देंगे, बैकवर्ड कास्ट जो है जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, उन सबको एकजुट बना लिया जाएगा ताकि ज्यादा लोगों की सपोर्ट मिल सके और वोट बैंक की राजनीति आप कर सको। मुद्दा कुछ नहीं, एट द एंड ऑफ द डे वो पॉलिटिक्स ही रही है यहाँ पे। So attention to caste can produce negative results as well. As in the caste of religion, case of religion politics based on caste identity alone is not very healthy in a democracy. It can divert attention from other pressing issues, poverty, development, corruption. In some cases, caste division leads to tensions, conflict and even violence. क्या करते हैं लोग, जो अहम मुद्दे हैं, रोड बन रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है हमारे पास, हमें क्या हॉस्पिटल्स अच्छे दे पा रही है सरकार, स्कूल्स अच्छे हैं, कॉलेजेस अच्छे हैं, फीस कम है उनकी, कॉलेजेस, स्कूल्स, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, इन्फ्लेशन चेक में है, इकोनॉमी सही चल रही है। इन मुद्दों पर हमें सरकार को वोट देना चाहिए, रादर कि ये मेरी कास्ट का है, क्या करेगा, आपके घर में खाने को दाने नहीं होंगे या फिर आपको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, इट डज नॉट मैटर किस कास्ट से है वो पर्सन जो लीडर है, रादर आप विकास के मुद्दों पर वोट दो, क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट्स ही होंगे। कभी आपको धर्म के नाम पे बांटा जाएगा, कभी आपको धर्म खत्म हो गया तो कास्ट के नाम पे बांटा जाएगा, फिर और मुद्दे भी आते जाएंगे, बिकॉज पॉलिटिक्स जो है वो बहुत गंदा रूप लेती है जब हम इन मुद्दों पर हमेशा सोशल डिविजन्स करते रहेंगे, जब तक हम नहीं समझेंगे कि हमें विकास के मुद्दों पर वोट देना है। उनसे सरकार चलती है, उनसे देश चलता है। सो वी नीड टू कीप दिस इन माइंड कि हमें अवेयर सिटीजन बनना है भाई, हम इन सब के चक्करों में नहीं आने वाले हैं। वी आर द यूथ ऑफ दिस कंट्री। हम क्या करेंगे, हम विकास का साथ देंगे, हम किसी वोट बैंक की राजनीति में नहीं पड़ेंगे। जो काम अच्छा करेगा उसको हम वोट देंगे, क्योंकि हमारा वही वन पर्सन वन वोट एंड दैट इज वेरी प्रेशियस। बहुत बेशकीमती चीज है जो आपके हाथ में ये पावर है। आम आदमी की वैल्यू क्यों आती है नेताओं को इलेक्शंस के टाइम पे, क्योंकि ये आदमी ही है जो आम आदमी मिलके सरकारें बना भी सकते हैं और ये सरकारें गिरा भी सकते हैं। तो इसलिए हमें अपनी दिमाग की खिड़कियां खोल के रहना चाहिए। समझ आया? हमने इस चैप्टर में 3 सोशल डिविजन्स पढ़े, दैट इज जेंडर, रिलीजन, कास्ट। तीनों की इंटरफेरेंस देखी हमने पॉलिटिक्स में। जेंडर में कैसे विमेन की रिप्रेजेंटेशन इतनी कम है पॉलिटिक्स में, पब्लिक स्फेयर में। फिर रिलीजन जब पॉलिटिक्स में आ जाता है तो कम्युनलिज्म का रूप लेता है और उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। फिर हमने कास्ट के बारे में पढ़ा कि कास्ट जो सोशल डिवीजन है इंडिया के लिए यूनिक है, वो कैसे उस पर पहले पॉजिटिवली काम किया गया जब पॉलिटिक्स आई कास्ट में, और फिर जब कास्ट पॉलिटिक्स में घुसती है तो वो कैसा गंदा रूप देखते हैं हम वोट बैंक पॉलिटिक्स का। तो वो सब चीजें हमने डिस्कस की। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया हो, सब चीजें क्लियर हैं। कुछ नहीं करना है इसमें, आपने ये लेक्चर देखना है, इसके बाद आपको इसके क्वेश्चंस लगाने हैं, वो भी मैंने करवा रखे हैं। आपको इसी चैनल पे उन क्वेश्चंस की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। योर टॉप 100 क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, तरह तरह के आपको क्वेश्चंस इसमें से प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि ये ज्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है। एक और चीज आपको जो यहाँ पे ध्यान रखनी है, आपको करंट एग्जाम्पल्स
या फेमस एग्जाम्पल्स इस चैप्टर में ऐड करने हैं जो आपके अपने होंगे। ठीक है, कोई पॉलिटिकल एग्जाम्पल्स ऐड नहीं करेगा कि पॉलिटिशियंस या पार्टीज का नाम लेने लगो। जनरल एग्जाम्पल्स, जनरल चीजें इसमें लिखनी है जो आपकी अपनी यूनिक होंगी, और उससे आपको देखना कितने मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज चैप्टर इज वेरी इजी। ठीक है, इसमें आपको ये चीजें ऐड करके बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और आपको अगर कोई भी नोट्स पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपके पास। वहां पे आई कीप गिविंग अपडेट्स मेरे लाइव सेशंस की, कोई और सीबीएसई का अपडेट है या कोई भी वीडियो आई है आप लोगों के लिए, या कोई भी समस्या है, आपकी परेशानी, आप यहाँ पे आके शेयर कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी एट इंस्टाग्राम, आई एम अवेलेबल हियर एज वेल। यहाँ पे भी मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, रील्स डालती रहती हूँ, एजुकेशनल भी और अदरवाइज भी, जो आपको इस जर्नी में हेल्प कर सके। तो हम साथ मिलके मिशन 95 प्लस अचीव करके रहेंगे। एंड this is your social science educator Kirti Berwal signing off. I will see you in the next video. Till then, take care of your mental and physical health both.